हाँ जी बच्चों, वेलकम। चैप्टर का नाम है ईएमआई एंड एसी। इसमें कुछ सवाल ना बेटा लास्ट में एसी के हैं, तो ईएमआई एंड एसी। और ये ई बुक है और एक्सरसाइज 1। और इसमें ये सवाल बच्चों ने पूछे हैं 23, 24, 30, 31, 33, 35 और 36। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। लास्ट के जो सवाल है ना 24 के बाद, वो एसी से, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले 23 ले रहे हैं। 23 को आप एक बार देख लीजिए। इसमें ना बेटा इस तरह से ग्राफ दिखाया गया है और आपको एक बार सवाल पढ़ देता हूं। व्हेन ए सर्टेन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट ईएमएफ ई एंड इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर is closed, the current in it increases with time according to curve 1 after one parameter E, L or R is changed, the increase in current flows curve 2। तो देखो बेटे, पहले जो है ना शुरुआत में करंट कर्व नंबर 1 के अनुसार बढ़ रही है। इस कर्व के अनुसार करंट बढ़ रही है और अपनी पीक वैल्यू को टच करती है। फिर आपने ई, एल और आर में से किसी एक चीज को बदल दिया है, या तो ई को ईएमएफ को, या एल इंडक्टेंस को, या आर रेजिस्टेंस को। उसके बाद करंट ने सेकंड कर्व के अनुसार, नीचे वाला जो कर्व है उसके अनुसार बढ़ना शुरू किया है। तो अगर आप केयरफुली देखोगे तो दोनों में पीक वैल्यू ऑफ करंट सेम है। पीक वैल्यू ऑफ करंट देखो, पहली बार भी मैक्सिमम करंट इतनी ही है और दूसरी बार भी मैक्सिमम करंट सेम है। तो दोनों ही कर्व में पीक वैल्यू ऑफ करंट सेम है। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होती है लास्ट में, वो होती है हमेशा E अपॉन आर। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम करंट होती है E बाई आर। जब करंट स्टीडी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो ये मैक्सिमम करंट होती है E बाई आर। अब ये फिक्स है ना। इसका मतलब ना तो E को बदला है ना R को। लेकिन अब आप एक चीज और देखो, करंट जितनी देर में बढ़कर अपनी, जैसे इस एक्सिस पर टाइम है तो ये टाउ 1 हो गया टाइम L बाई आर, ये टाउ 2 हो गया L बाई आर। तो जितनी देर में 0.636 टाइम्स होती है 636 आई नॉट, है ना, करंट बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.6% अटेन करने में जो समय लगाती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। लिसन अगेन, करंट बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.6% होने में जो समय लेती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो आप देखो पहले वाले कर्व का, देखो ये करंट तो यही है, 63.6% ऑफ आई नॉट लिया है। इस वाले कर्व का इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कम है और इस वाले कर्व का इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बड़ा है। टाउ 1 छोटा है, टाउ 2 बड़ा है। तो टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। अब टाउ क्या होता है? L बाई आर। इसका मतलब यहां पर सेकंड केस में L बाई आर बढ़ गया है, L बाई आर इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। अभी तुमने देखा आई नॉट वही था, इसका मतलब E और R नहीं बढ़े हैं। R नहीं बढ़ा लेकिन ये बढ़ गया है, R तो बढ़ा नहीं। तो बताओ इससे क्या नतीजा निकलेगा? इसका मतलब है कि सेकंड वाले केस में L की वैल्यू बढ़ गई है, तो L इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये किया गया है, पहले जब ग्राफ खींचा तो बैटरी वही है, रेजिस्टेंस वही है, लेकिन इंडक्टेंस कम था। दूसरी बार ग्राफ खींचा तो बैटरी वही है, रेजिस्टेंस वही है, लेकिन इंडक्टेंस बढ़ गया है। इस वजह से आपका टाइम कांस्टेंट तो बढ़ गया है, लेकिन मैक्सिमम करंट पे इंडक्टेंस बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट दोनों केसेस में सेम है। ये बात आप आसानी से समझ सकते हो। उम्मीद है ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक सवाल और ले रहे हैं 24।
तो जरा इसको मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, केयरफुली सुनो। आसान सा है, एक बार सुन लो, मैं पढ़ देता हूं। तो देखो ये लिखा हुआ है, एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 300 मिली हेनरी। कॉइल की इंडक्टेंस जो है 300 मिली हेनरी है। तो एल की वैल्यू दी हुई है बेटा 300 मिली हेनरी, यानी 300 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है देखो भाई 24 में हमें, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट, जो वोल्टेज है मैक्सिमम, जिसे ईएमएफ कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं, वो 2 वोल्ट है। द करंट रीचेस हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालना तुम्हें आता है, ई में आर का डिवाइड कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगा, बताया भी है। कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो 1 एम्पियर है, लेकिन हमें करंट की वैल्यू चाहिए हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी I0/2, ये चाहिए। कितनी देर में ऐसा होगा ये बताना है। अब बताओ ये कौन सा केस हुआ, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट वाला। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है, I बराबर I0 1 माइनस ई की पावर -R/L इंटू छोटा t, ये फॉर्मूला है। यहां से छोटा t निकालना है। I की वैल्यू आसानी से लिख दोगे, I की वैल्यू कितनी है I0/2, ये तो I0 लिखा ही है, और ये हो गया 1 माइनस ई की पावर -R/L इंटू टी। मुझे लग रहा है क्लियर होना चाहिए। I0 से I0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/2, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई की पावर, ये माइनस वाला टर्म प्लस का हो गया है, -R/L इंटू टी बराबर 1, और ये हाफ उधर चला गया तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ बचेगा हाफ, हाफ का मतलब होता है 2 की पावर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा ई की पावर R/L इंटू टी बराबर 2। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ले लोगे, बेस ई है लॉग का, तो लॉग और ई कट जाएगा। अब यहां से टी निकालना है तो आपको मिल गया है R/L इंटू टी बराबर log 2 बेस ई। यहां से छोटा टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो छोटा टी कितना हो जाएगा बता सकते हो, L मल्टीप्लाई में R/ में, तो L/R log 2 बेस ई। अब यार करना कुछ भी नहीं है, L की वैल्यू रख देना, दी हुई है, R की वैल्यू रख देना, दी हुई है, log 2 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, पहले इसका बेस चेंज कर लेना, बेस चेंज कर लोगे 2.3026, और फिर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उनको रखोगे तो t की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। L रख लेना, R रख लेना, log 2 की वैल्यू 2.3026 ताकि बेस 10 हो जाएगा, फिर log 2 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.3010, रख के सॉल्व करोगे तो t निकल आएगा। उम्मीद है इतना सा काम आप कर लेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों 30, तो देखो पेज बदल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम जा रहे हैं, तो एक बार केयरफुल हो जाओ 30 के लिए। तो देखो बच्चों 30 निकालना हूं, 1 सेकंड लगेगा, लो जी 30 आ गया है। तो देखो ध्यान से सुनो जरा सवाल को, एक बार मैं सवाल आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, 30 में जो लिखा है केयरफुली सुनना। क्वेश्चन नंबर है 30, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एसी पर आधारित सवाल है, तो एसी वाले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें से हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर, एक इंडक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का नाम हो गया LR सर्किट। LR सर्किट में से करंट बह रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज, न्यू की वैल्यू दी हुई है ω/2π, ऐसा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए।
फॉर लो फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज एल। पहले बताओ इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस होता है बच्चों जेड, और जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट, याद आ गया होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल फिर तुम जानते हो, एक्सएल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा फिर जानते हो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल, और 2 पाई फिर जानते हो न्यू की वैल्यू है ओमेगा अपॉन 2 पाई, इस सवाल में पर्टिकुलर इनटू एल, तो वही आ जाएगा ओमेगा एल जो कि होता है। ठीक है, अब तुम चाहते हो जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो अगर आर बहुत छोटा हो बेटा, आर बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, एक्सएल बहुत डोमिनेट कर जाएगा, तो आर को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो जेड की वैल्यू एक्सएल के बराबर हो जाएगी। तो इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन आर तो जेड की वैल्यू लगभग एक्सएल या ओमेगा एल हो जाएगी। इसके लिए एक्सएल को बहुत बड़ा होना चाहिए आर की तुलना में, ताकि आर को हम नेग्लेक्ट कर सकें, तो एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट एक्सएल आ जाएगा जो जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंपीडेंस एक्सएल के बराबर हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक्सएल को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, यानी ओमेगा एल को बहुत बड़ा होना पड़ेगा। अब बताओ ओमेगा एल कैसे बड़ा हो सकता है, तो बताओ ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ओमेगा बड़ा हो जाएगा, ओमेगा बड़ा होगा तो ओमेगा एल बड़ा हो जाएगा, और ऐसा होने से जेड की वैल्यू एक्सएल या ओमेगा एल के बराबर हो जाएगी, और आर का रोल काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें से छाटो, तो इसका मतलब सही बात हो गई, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी को पढ़ो, ये हमारी बात से मैच कर रहा है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इज एल ओमेगा। अगर फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया जाए, ओमेगा को काफी हाई कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आर को इग्नोर किया जा सकता है, तो जेड की वैल्यू एक्सएल या ओमेगा एल के बराबर हो जाएगी, यानी z की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर हो जाएगी। तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। कब हो जाएगी लेकिन, जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो। फ्रीक्वेंसी हाई होने से ओमेगा एल बड़ा हो जाएगा, फिर हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और z की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों, कौन सा नंबर था भाई 30 के बाद, 31। तो देखो 31 पर जरा हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 31 पढ़ रहा हूं मैं, सुन लीजिए। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल इज 10 मिली हेनरी। तो एल की वैल्यू दी हुई है 10 मिली हेनरी, समझ ही गए होगे, 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। When it is connected with a 10 वोल्ट डीसी, जब डीसी सोर्स से ये कनेक्ट की जाती है, 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स का मतलब होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही बेटे काम करता है, स्टेडी स्टेट में एल का कोई रोल नहीं होता है ना। तो ये बात होती है, स्टेडी स्टेट में एल का कोई रोल नहीं होता है। 10 वोल्ट की बैटरी डीसी वाली लगाई गई है। देन द लॉस ऑफ पावर इज 20 वॉट। यहां पर पावर लॉस हुआ है 20 वॉट का, ऐसा कहा जा रहा है सवाल में। तो देखो भाई, यहां से आप बहने वाली करंट बता सकते हो, P बराबर वी आई होता है, तो आई हो जाएगा P अपॉन वी। P माने 20 और V माने 10, यानी बहने वाली करंट 2 एम्पियर है। एक बात तो ये पता चल गई। और एक पावर लॉस जो होता है तुम्हें पता ही है, पावर लॉस के लिए आप आर भी बता सकते हैं। P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बराबर P अपॉन आई स्क्वायर। P फिर मालूम है तुम्हें 20, आई का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 से ये कट जाएगा, यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसमें बहने वाली करंट 2 एम्पियर है डीसी सोर्स में। ये इंडिकेशन हमें दिया हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए। अब सवाल को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं बेटा, देखो जरा। तो ये कहते हैं
व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट एसी सोर्स। अब डीसी हटा के 10 वोल्ट एसी सोर्स लगा दिया तो ये 10 वोल्ट एसी सोर्स है। एसी सोर्स के वोल्टेज को मैंने ईवी से लिखा है। ईवी तुम जानते हो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को कहा जाता है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज को कहा जाता है। जो भी वोल्टेज एसी में पढ़े जाते हैं वो कौन से होते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होते हैं या वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज होते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें आप। मैंने इसको ईवी से लिख दिया है, कई लोग वी से भी लिख लेते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि क्लैरिटी के लिए आप इसे ईवी से लिख लीजिए, इससे याद रहेगा ये एसी वाले वोल्टेज है। तो ये 10 वोल्ट हैं और सोर्स लॉस ऑफ पावर इज 10 वोल्ट। अब पावर लॉस जो हो रहा है 10 वोल्ट 10 वॉट हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो न्यू पता करना है। अब बताओ भाई, करंट तो सब उतनी ही चल रही है, सब बात वैसे ही है, लेकिन पावर लॉस जो हो रहा है वो बच्चों 10 वॉट हो रहा है, राइट। तो बताओ भाई जरा यहाँ से आप कैसे करोगे? वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है P बराबर EV स्क्वायर R अपॉन जेड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर EV स्क्वायर R अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ से जेड कैलकुलेट कर सकते हो और जेड से आप जो है R की वैल्यू डाल दोगे तो एक्सएल निकल जाएगा और एक्सएल से एल की वैल्यू डाल दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो देखो जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ से EV स्क्वायर R अपॉन P। ये फॉर्मूला मैंने डेराइव कराया हुआ है, देख लेना। पावर ऑफ एन एसी सर्किट आर्टिकल का नाम है, एसी चैप्टर है, वहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बहुत बार डेराइव किया है। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा बेटा EV स्क्वायर। EV कितना था? 10, तो 10 को लिख दो, स्क्वायर है। R कितना है? 5। और पावर कितनी है भाई? पावर है, तो बेटा फॉर्मूला लगा लिया है जेड स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल स्क्वायर आसानी से निकल आएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। जेड स्क्वायर तुम निकाल चुके हो, कितना निकाला था? 50 माइनस R स्क्वायर कितना था भाई? 25। ठीक है, R 5 था ना, स्क्वायर कर लोगे तो 25 हो जाएगा। R निकाल चुके हो बेटा। तो XL कितना आ जाएगा? XL आ जाएगा 5 ओम। अब XL की वैल्यू लगा देना, 2 पाई न्यू L बराबर 5, तो न्यू आ जाएगा 5 अपॉन 2 पाई और L। वैल्यू लगा लो, 5 तो 5 ही है, 2 पाई और L की वैल्यू लगाओगे तो न्यू कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से L की वैल्यू लगा देना, 10 मिली हेनरी है। तो बेटे यहाँ से न्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, लगभग 80 हर्ट्ज के लगभग आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान है। अब एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों, ये था हमारा जो हमने किया था अभी 31 था ये, अब बात कर रहे हैं 31 के बाद 33 की। तो जरा एक बार केयरफुली सुनो, 33, बी केयरफुल, बता रहा हूं मैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड, सी की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड सारे बच्चे समझते हैं, 10 की पावर -6 फैरड, ऐसा दिया हुआ है सी, 100 माइक्रोफैरड। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ओके, ठीक है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, और एसी सप्लाई है 220 वोल्ट की। तो ईवी वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिए हुए हैं 220 वोल्ट, ऐसा सवाल में दिया है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके साहब, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब कह रहा है द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई, आपको पता करना है करंट कितने से लीड करेगी, यानी फाई पता करना है। अब बताओ जरा, 10 फाई का फॉर्मूला अगर याद हो तो काम बन जाएगा। सर्किट का नाम है RC सर्किट,
अब बताओ जरा क्या होता था आरसी सर्किट में tan फाई का फॉर्मूला, याद आ रहा है? बोलो क्या होता था tan फाई, कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। cos फाई r अपॉन जेड, tan फाई आरसी सर्किट में लिखना है तो देखो tan फाई लिखना चाहो tan फाई लिख लो, cos फाई चाहो तो cos फाई से भी कर सकते हो। cos फाई होता है r अपॉन जेड, है ना। यहां से tan फाई आप चाहो तो tan फाई कैलकुलेट कर लो। तो tan फाई कितना होता है, देखो इस तरह से होता है। यहां से देखो एक बार मैं समझा भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। cos ये एंगल हो गया फाई, cos होता है बेस, बेस माने r, हाइपोटेन्यूज माने z, और ये वाली चीज होती है xc। तो tan फाई होता है xc अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। xc अपॉन r करना आसान रहेगा, z निकालने में ना थोड़ा सा बेटा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो xc अपॉन r। अब xc कैसे निकालें? xc होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा होता है 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। न्यू की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से xc निकाल लेना, और r तुम्हें दिया हुआ है। xc और r का डिवाइड करोगे तो tan फाई निकल आएगा, और tan फाई से फाई की वैल्यू निकालना आसान है। तो xc में कर दूं या कर लोगे? वैसे तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। 1 अपॉन 2 पाई, न्यू की वैल्यू रख दो, न्यू की वैल्यू 50 है बेटे। सी की वैल्यू रख दो, 10 की पावर -4 हो गई है, देख लो 2 जीरो से ये 6 पावर कम हो जाएंगी, तो -4। 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई हो जाएगा, 100 बाई पाई ओम। ये xc निकल आया। अब वैल्यू प्लेस करो तो tan फाई हो जाएगा xc, xc है 100 अपॉन पाई, और r भी 100 ही है बेटा, 100 से 100 कट जाएगा तो फाई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन पाई। इतने एंगल से करंट विल लीड द ईएमएफ, करंट वोल्टेज से इतने एंगल से आगे होगी। तुम्हें पता ही है आरसी सर्किट में करंट लीड करती है, पता ही है तुम्हें, तो करंट आगे होगी और इतने एंगल से आगे होगी। करने को cos फाई से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें जेड कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो जेड कैलकुलेट करने में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। tan फाई से करना सबसे इजी पड़ता है। तो ये ट्राइंगल को याद रखो, इससे tan फाई, cos फाई, sin फाई जो हो ज़रूरत के अनुसार आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई एक सवाल और ले रहे हैं, 33 हमारा हो गया है, तो एक सवाल और ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जरा खाली पेज देख लूँ ताकि हम इसे कर पाएँ, ये जब बचे नहीं है ज़्यादा कॉपी में। लीजिए मिल तो गया भाई, हाँ भाई देखिए जरा पेज मिल गया है। अब एक दो सवाल जो बचे हैं इनको हम जल्दी से कर ले रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल, बी अटेंटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो किया था 33 था, अब देखिए 35 और फिर 36, तो 1 बाई 1 कर रहे हैं। पहले 35 पर बच्चों हम लोग वर्क कर रहे हैं। 35, 200 ओम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी हुई है 200 ओम है, 200 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 हेनरी इंडक्टेंस, एल दिया हुआ है 1 हेनरी है, 1 हेनरी इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सर्किट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 अपॉन 2 पाई हर्ट्स, ऐसा दिया हुआ है। द फेज डिफरेंस इन V एंड I विल बी, आपको वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस लिखना है। सर्किट का नाम LR सर्किट है, फेज डिफरेंस आपको अभी समझाया था लिखना। tan फाई होता है बच्चों, क्या होता है बताओ भाई, XL अपॉन R, यानी ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू L अपॉन R। अब इसमें यार दिक्कत क्या है, न्यू है, न्यू लगा लेना, एल लगा लेना, आर लगा लेना, बस और क्या करना है इसमें भाई, कुछ खास तो है नहीं। तो एक लाइन में कर दे रहा हूं, वैसे तो आप लोग कर सकते हो। अब 2 पाई न्यू, न्यू माने 200 अपॉन 2 पाई,
एल, एल माने 1 डिवाइडेड बाई आर, आर माने 200। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 200 से 200 भी कट जाएगा, तो 10 पाई आ जाएगा 1। अरे समझ में आ रहा है, 10 पाई कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका 10 पाई अगर 1 आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, फाई आ जाएगा 45 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। कर पाओगे? बहुत आसान लगा होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ पे लीड कौन कर रहा होगा, ये आरएल सर्किट है, इसमें वोल्टेज आगे होता है, तो यहाँ पर आरसी सर्किट में करंट आगे होती है, आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ये फेज एंगल फाई, 45 डिग्री से वोल्टेज आगे होगा। एक सवाल और देख लो बच्चों, 36, इसको देखो जरा। तो देखो 36 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, एक बार देखिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज पाई बाई 4 रेडियन। पहले फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई बाई 4 रेडियन, ऐसा कह रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज है, देन द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू द टाइम डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंस पता करना है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, फेज डिफरेंस से आप देखो, सबसे पहले टाइम निकाल लो, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, न्यू दिया हुआ है, तो टी बराबर होता है 1 अपॉन न्यू। तो टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 अपॉन 50, इतने सेकेंड टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है। एक चक्कर माने 2 पाई रेडियन चलना, तो 2 पाई रेडियन चलने में जो समय लगता है वो टी लगता है। लेकिन आपको 2 पाई नहीं चलना है, पाई बाई 4 रेडियन चलना है, तो पाई बाई 4 रेडियन में लगने वाला समय मान लो डेल्टा टी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, 2 पाई रेडियन यानी एक चक्कर में चलने में लगा समय टाइम पीरियड होता है। तो मुझे वो समय तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं इतने रेडियन का समय मैं कैलकुलेट करूं, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा टी इंटू 2 पाई बराबर टी इंटू पाई बाई 4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टी आ जाएगा टी बाई 8, और टी मालूम है तो 1 बाई 50 इंटू 8, तो डेल्टा टी आ जाएगा 1 अपॉन 400। 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 का डिवाइड कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 400 से ये कट जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 सेकेंड, और 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं भाई, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आसान से ही हैं सारे सवाल, इनको आप देख लीजिए और फिर आगे वाले डाउट्स के लिए आपसे बात करते हैं। थैंक यू बच्चों।